नमस्कार, मैं हूं ज़ारा और स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश टोमेटो फ्लू पर अलर्ट में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं टोमेटो फ्लू के, और जिसे हाथ, पैर और मुंह की बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। पर एक एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि ये एक आत्मसीमित बीमारी है जो ज्यादातर 1 से 10 वर्ष की आयु तक के छोटे बच्चों को होती है। प्रतिरक्षा समझौता वाले वयस्कों को लक्षित करती है और इसके इलाज के लिए कोई विशिष्ट दवा भी मौजूद नहीं है। केंद्र ने कहा है कि वैसे तो टोमेटो फ्लू में अन्य वायरल संक्रमणों की तरह ही बुखार, थकान, बदन दर्द और त्वचा पर चकत्ते जैसे लक्षण दिखते हैं, लेकिन इस वायरस का SARS-CoV-2, मंकी पॉक्स, डेंगू या चिकनगुनिया से कोई संबंध नहीं है। इस साल 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में टोमेटो फ्लू का पहला मामला सामने आया था और इसके बाद अब तक 100 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। कम उम्र के बच्चों को टोमेटो फ्लू होने का जोखिम अधिक है और अगर इसके प्रकोप को रोका और नियंत्रित नहीं किया जाता है तो वयस्कों में भी संक्रमण फैल सकता है। टोमेटो फ्लू या टोमेटो बुखार की सबसे पहले पहचान 6 मई को केरल के कोल्लम जिले में हुई थी। तो टोमेटो फ्लू पर अब अलर्ट भी जारी कर दिया गया है क्योंकि 100 से ज्यादा मामले भारत में अब देखने को मिले हैं और ये अपने आप में चिंता का विषय है कि आखिर कैसे टोमेटो फ्लू पर काबू अब किया जा सके, क्योंकि एक एक करके जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। पहले एक मामला 6 मई को सामने आया, फिर धीरे धीरे करके अलग अलग इलाकों से भारत के ये मामले बढ़ते चले गए और अब ये जो आंकड़ा है ये 100 तक पहुंच चुका है। और इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसी मामले में एडवाइजरी भी जारी की है। राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की कि अब तक 100 मामले मिल चुके हैं और इस दिशा में अहम कदम उठाने की अब जरूरत है और किस तरीके से स्वास्थ्य महकमे की तरफ से यहां पर अहम कार्रवाई की जाएगी, अहम कदम यहां पर उठाए जाएंगे ताकि ये जो बीमारी है ये और ज्यादा ना फैले। आपको बता दें कि छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा ये जो बीमारी है ये हम देख रहे हैं 1 से 10 साल के बच्चों में ये बीमारी काफी ज्यादा फैल रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पर काबू कैसे किया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और हरियाणा में 100 से अधिक मामले सामने आने की बात कही है। और इसी पर आज हम चर्चा भी करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। इसके अलावा डॉक्टर मेखला चंद्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फिजिशियन हैं। सबसे पहले डॉक्टर नरेश चावला जी, आपके पास ही आऊंगी। जिस तरीके से टोमेटो फ्लू अब लगातार बढ़ता चला जा रहा है, 100 से अधिक मामले इसके सामने आए हैं, स्वास्थ्य महकमे ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। आखिर कैसे अब इस पर काबू पाया जाएगा और मौजूदा स्थिति का आकलन अगर किया जाए तो अभी क्या स्थिति इस बीमारी को लेकर हमारे देश में देखने को मिल रही है? देखिए, मैं कुछ जमीनी सतहें बता दूं। पहले तो इसको टोमेटो डिसीज फ्लू कहा गया है। इसका टोमेटो से कोई लेन देन नहीं है, एब्सोल्युटली क्लियर। ये हैंड, फुट एंड माउथ डिसीज है और ये बहुत ही माइल्ड और इनॉक्वस डिसीज है। इसमें होता क्या है कि ज्यादातर बच्चों में, जैसे बताई रही थी उसमें, तो ये इसमें बच्चों में 10 साल तक के बच्चों में, स्कूल के बच्चों में होता है और बाकायदा होता क्या है, हल्का फुल्का बुखार आता है, खांसी जुकाम होता है, वो ऑल ओवर द स्किन कुछ पैपुलर या वेसिकुलर लीजन्स आते हैं, यानी कि पानी वाले दाने या खाली रेडनेस वाले दाने होते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है। इज ए वेरी माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग डिसीज। माइल्ड मीन्स की बहुत ही मध्यम डिसीज है, बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देती है। सेल्फ लिमिटिंग मीन्स कि अपने आप ठीक होती है, कोई बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स या बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल कैलेमिन लोशन, यानी कि बच्चे को जलन है तो जलन ठीक करो और बच्चे को फीवर है तो फीवर ठीक करो, थ्रोट पेन है तो सिंपल एंटीहिस्टामिनिक्स दो, इवन एंटीबायोटिक भी मत की जाए। तो आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना ही संदेश आम जनता को कि आप लोगों को ये होती क्यों है। तो अगेन कॉज इज अगेन ए वायरस ओनली। जैसा कि मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता को, वायरस एक ऐसी चीज है, ऐसा कीटाणु है, ऐसा विषाणु है जो कि अपने आप को बदलता रहता है। वो किसी न किसी तरह से मानव जाति को अटैक करता है। तो आप कहेंगे कि हम बचें कैसे? बचने का एक ही उपाय है, अपनी सफाई का ख्याल रखिएगा। अपना जो हम आज भी जो है कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क पहनिएगा, बचाव रखिएगा, भीड़ भाड़ में मत जाइएगा
अपने अच्छे खाने पीने का, इम्यूनिटी का ख्याल रखिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये बहुत ज्यादा फैलनी चाहिए, क्योंकि 100 केसेस अगर डायग्नोज हो भी गए हैं तो विच इज नॉट वेरी हाई। और सिंस इसमें कोई डेथ नहीं होती, इसमें कोई निमोनिया होने का डर नहीं होता, इसमें कोई दिमाग में जाने का डर नहीं होता, तो अभी तक तो इसको हम आम जनता को कहेंगे पर जागरूक रहें। ऐसे सिम्टम्स हों तो अपने फिजिशियन के पास जाइएगा और दवा लीजिएगा, इसी से आपका मामला वहीं का वहीं शांत। जी, तो हाइजीनिक बहुत महत्वपूर्ण है डॉक्टर नरेश, जैसे कि आप बता रहे हैं इस मामले में, और अपने लाइफस्टाइल को आप बेहतर रखिए और जितना हो सके बचा जा सके खुद को साफ सुथरा रखने की आपने यहाँ पर बात करी है ताकि इस बीमारी से बचें, और हेल्दी लाइफस्टाइल एक होना चाहिए। डॉक्टर मेखला चंद्रा जी, आपको क्या लगता है किस तरह से हम इस बीमारी से बच सकते हैं, और जैसे कि इसके बारे में कहा जाता है आत्मसीमित ये बीमारी है, इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि ये जो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज होती है, वायरस से होती है, कॉक्सैकी वायरस होता है, ये काफी कॉमन डिजीज है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से जाना जाता है इसे। और ये यूएस में, इंडिया में हर जगह भी दिखेगी आपको, क्योंकि अभी बच्चों का जैसे स्कूल चल रहा है तो एक दूसरे बच्चों से फैलता ही है। इसको प्रिवेंट आप कैसे कर सकते हो? जैसे हैंड वॉशिंग प्रमोट करो बच्चों में, हाइजीन। इसमें ये 5 to 7 डेज का इसका पीरियड होता है, उसके बाद वो सेल्फ लिमिटिंग हो जाती है। तो आप सिम्टम्स इसमें कंट्रोल करते हैं, जैसे फीवर के लिए आपने दवाई दी, इचिंग के लिए जैसे उन्होंने मेंशन किया कैलोमाइन वगैरह आपने अप्लाई करी बच्चों में। ये बहुत रेयर केसेस में अडल्ट में देखी जा सकती है, जो एडल्ट लोग हैं, बच्चों की ही बीमारी नहीं है। बट उन केसेस में आप एडल्ट की अंडरलाइंग इम्यूनिटी चेक करते हैं, जैसे कि आप HIV चेक करेंगे उनका, या इम्यून सिस्टम किसी का बहुत वीक हो, तो ये वायरस एज अ एक्स्ट्रा एड ऑन आपको ये सिम्टम्स दिखा सकता है। तो वायरस सीजनल है, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज बहुत कॉमन है, और ये फैल के खुद ही सेल्फ लिमिट हो जाती है, तो इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को बचाने की यहाँ पर बहुत जरूरत है। डॉक्टर नरेश चावला, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे टोमेटो फ्लू इसे कहा तो जाता है, लेकिन टोमेटो से इसका कोई लेना देना नहीं है क्या? इस वजह से इसका ये नाम पड़ा? जैसे हम अभी तस्वीरों में भी देख पा रहे थे, जो बच्चे थे जिन्हें ये बीमारी हुई है, छोटे छोटे लाल चकत्ते या फिर छोटे छोटे दाने उनके शरीर पर उभर आते हैं इस बीमारी में, क्या इस वजह से इसका ये नाम दिया गया है? और कुछ लोग मंकी पॉक्स से भी इसे जोड़कर देख रहे हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, मंकी पॉक्स एक टोटली डिफरेंट डिसीज है, वो एक फैमिली ऑफ डिसीजेस टोटली अलग वायरस है। वेयर जो ये वाला है तो बहुत ही इनॉक्यूअस है। मंकी पॉक्स में तो फिर भी, मंकी पॉक्स में आपको पता होगा पहले बड़ी माता स्मॉल पॉक्स होती थी, चिकन पॉक्स होता था, उससे मिलती थी बीमारी। वो कीटाणु, ये जो है ये तो बहुत ही माइल्ड है। इसका नाम टोमेटो फ्लू से देखा था, इसमें जो बच्चा है वो थोड़ा सा लाल सत्य निकले, थोड़ा लाल टाइप नजर आता है, तो कन्वेंशनली इसका नाम टोमेटो फ्लू रख दिया गया है। बट अदरवाइज इज हैंड फुट एंड माउथ डिसीज है, और ये नहीं कि अभी ताजा शुरू हुई है, ये पहले भी इंडिया में होती आई है, और बहुत ही आसानी से हम समझते हैं कि लिमिट हो जाती है। ट्रीटमेंट एक ही है, सफाई हाइजीन, दैट्स ऑल। और प्लस अपना जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, अपना बचाव कीजिएगा, आपको कम होगा। तो इसलिए जो मुझे अच्छी तरह, आज से 3 दिन पहले मैं आया था, तो स्कूल में एक बच्चा मेरे पास आया, तो मैंने कहा भाई ये क्या है? कहते डॉक्टर को ये वाली बीमारी तो नहीं है। तो मैंने उससे ही कहा, मैंने देखा तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आया। और जहां तक आपका कहना है कि इसका कंफ्यूजन मंकी पॉक्स किया जाता है, मंकी पॉक्स का तो इट इज ज़ूनोटिक डिसीज। ज़ूनोटिक मींस की वो पशुओं की बीमारी, तो जंप होके ह्यूमन बींग्स में आई है, और उसमें दाने बहुत बड़े बड़े होते हैं और पॉक्स की तरह होते हैं, और काफी शक्ल काफी बदशक्ल हो जाती है। वेयर ये टोमेटो फ्लू या हैंड फुट ऑफ माउथ डिसीज में तो सिर्फ लालपना आता है, वो बहुत ही आसानी से 5-7 दिन में शांत हो जाता है। तो इसलिए नो कंफ्यूजन, सिंपल डिसीज, हाइजीन, सफाई, अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर, और बस अगर कुछ सिम्टम्स भी नजर आए तो कॉन्टैक्ट योर फिजिशियन। जी, तो शुरुआती सिम्टम डॉक्टर साहब इसके क्या होते हैं? किस तरीके से समझा जाए अगर ये बीमारी आपको हुई है, अगर बच्चे को हुई है, तो किस तरीके से आकलन इसका किया जाए, डायग्नोस कैसे की जाएगी? आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। यूसी आजकल इतनी बीमारियां हो रही हैं कि इवन डॉक्टर्स ही कंफ्यूज रहते हैं, तो पेरेंट्स और टीचर्स तो भी परेशान हो जाते हैं। शुरुआती सिम्टम यूजुअली सिंपल कोल्ड, सिंपल गला, सिंपल हल्का सा बुखार, ये फ्लू भी हो सकता है, ये कोविड-19 भी हो सकता है, ये हैंड फुट एंड माउथ डिसीज होती है। तो इसके लिए जो डिस्टिंग्विश करता है वो पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ेगा। बच्चे की स्किन देखें, या अगर इस किस्म के केस आस पड़ोस में या स्कूल में दूसरे बच्चों को हुए हैं
तो जागरूकता थोड़ी और बढ़ जानी चाहिए। ऐसा कुछ भी आप देखें, कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर। ऐसी कोई बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इफ इट इज दिस टोमेटो फ्लू या हैंड फुट एंड माउथ डिसीज है तो मैंने पहले ही कहा है, कुछ डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप दिक्कत कहाँ आती है, आजकल 4-5 किस्म की बीमारियां चल रही हैं, तो डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहले तो हम अगर ऐसा दिखता है कोई फीवर टाइप, तो सबसे पहले तो हम कोविड-19 रूल आउट करेंगे। उसके बाद हम स्किन को पूरी तरह देखेंगे, उसमें कोई बड़े पॉक मार्क्स हैं तो उसको मॉन्टीपॉक्स का शक करेंगे और उस हिसाब से उसको डायग्नोज कराएंगे। अगर कुछ भी नहीं है तो ये सिंपल वायरल फ्लू है। अगर स्किन पे कुछ रेड टाइप पैचेस हैं तो इसकी हमारा ध्यान इस तरफ ये टोमेटो फ्लू की तरफ ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसका ट्रीटमेंट मैं पहले ही बोल चुका हूँ। आइसोलेशन किया जाएगा और बच्चे को हल्का सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, 5-7 दिन में वो शांति से। जी जी बिल्कुल, एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पर डॉक्टर चंद्रा। और यही आपसे जानना चाहेंगे कि एहतियात के तौर पर क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी तक ये बीमारी बच्चों तक ही सीमित है, लेकिन अगर पहले ही कोई अहम कदम नहीं उठाए गए तो हो सकता है कि वयस्कों तक यानी अडल्ट्स में भी ये बीमारी हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल जाए। ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम ऐसे में उठाने चाहिए कि इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोका जा सके? इसमें सबसे बड़ी बात आपकी हाइजीन की ही है। जैसे स्कूल में कोई केस रिपोर्ट होता है तो आप स्कूल में उसमें आइसोलेशन करें उस बच्चे को, ताकि वो अपने फ्रेंड्स को और क्लासमेट्स को ना फैला पाए। हैंड हाइजीन जैसे वॉशिंग, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग स्पेशली बिफोर ईटिंग। अगर किसी को सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप उसको आइसोलेट करते हैं बच्चे को, क्योंकि जब ये आपके जो ब्लिस्टर्स और वेसिकल्स जो होते हैं जब फटते हैं तो ये किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं, उसमें जो पस होता है वो इन्फेक्टिव हो जाता है और आप 2 से 5 दिन के बीच में किसी और को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये इसका पीरियड होता है लाइक एनी वायरल डिजीज। इनका इसमें हैंड फुट एंड माउथ आप बोल रहे हो, जरूरी नहीं आपको तीनों में दिखे तो वो थोड़ा आपका बायस हो जाता है। बट यूजुअली ये जो होते हैं लीजन्स जो होते हैं पेनफुल होते हैं, कभी कभी हाथों में, पैरों के सोल में और माउथ में जैसे छाले दिखते हैं। तो जैसे अगर आपको माउथ में है तो किसी और बच्चे को बहुत आराम से फैल सकता है, थूक के थ्रू फैल सकता है, खेलने में फैल सकता है। तो इन चीजों में हाइजीन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एंड आइसोलेशन कंट्रोल करने के लिए। जी जी, तो हाइजीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और स्वच्छता और स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है आप एहतियात बरतें। यहाँ पर इस बीमारी के बारे में हम सुनते हैं कोई एक खास दवा नहीं है इस बीमारी को दूर करने के लिए, तो किस तरीके से फिर इसका इलाज किया जाता है, कैसे ट्रीटमेंट इसका किया जाएगा अगर ये हो जाएगी तो? हमारा ये कहना कि इसके खिलाफ कोई दवा नहीं का मतलब होता है कि कोई एंटी वायरल ड्रग यूज नहीं की जाती। तो ट्रीटमेंट एसेंशियली सिम्टोमेटिक होता है। सिम्टोमेटिक मीन्स अगर फीवर है तो सिंपल पैरासिटामोल यूज किया जाएगा, अगर कोई इचिंग है तो कोई एंटी हिस्टामिनिक, कोई सेट्रिजिन वगैरह या फेक्साफर्न यूज की जाएगी। लगाने के लिए बच्चा बहुत ही बेचैन रहता है तो कोई कैलेमिन लोशन भी लगाया जाएगा। और मैं एक बात यहाँ स्पष्ट कह दूं, कई लोग इसके लिए कोई स्टेरॉयड क्रीम लगाने की सोचते हैं, वो कतई यूज ना की जाए। स्टेरॉयड क्रीम खतरनाक होती है, उससे वायरस बढ़ सकता है। कि कई लोग सोचते हैं कि जल्दी ठीक करने के लिए कोई मैं बेटनोवेट टाइप लगा दूंगा स्टेरॉयड, वो कतई इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो सबसे बड़ी चीज होती है लोग डर जाते हैं। पहले जैसे कि आपने कहा ये चिकन पॉक्स तो नहीं है, ये स्मॉल पॉक्स तो नहीं है, ये मॉकी पॉक्स तो नहीं है, उससे डिस्टिंग्विश करना जो डॉक्टर आपको बड़ी आसानी से कर सकता है। और उसके बाद ट्रीटमेंट एसेंशियली सिम्प्टोमेटिक है। अननेसेसरी बच्चे को इचिंग समझाइएगा कि वो फालतू इचिंग या खुजली ना करे, और लगाने के लिए कैलेमिन लोशन या कोई भी जो सूदिंग लोशन यूज किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि आसानी से ही 3-4 दिन में सिम्टम अपने आप डाउन जाते हैं, तो बहुत ज्यादा मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। जी जी, तो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो आम बीमारियों का वायरल जैसे होता है उस तरीके से आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या फिर लोशन या जो डॉक्टर आपको दें उस हिसाब से आप इस्तेमाल करके इस बीमारी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर मेखला, हम देखते हैं छोटे बच्चों में ये बीमारी ज्यादा हो रही है, क्या वजह इसके पीछे मानी जा सकती है कि बच्चों को ही ज्यादा संक्रमित कर रही है ये बीमारी? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। जो बच्चों में दिखता है 1 to 10 ईयर्स मेनली, क्योंकि बच्चों का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट। तो इसलिए ये जो वायरल बीमारियां आपको दिखती हैं ये बच्चों में ज्यादा दिखती हैं। इसमें दूसरी चीज, आप प्लीज अपने चैनल के थ्रू ये भी आई वांट टू स्प्रेड कि अभी क्या हुआ, 2 साल बाद बच्चे कोविड के बाद स्कूल जाने लग गए हैं। तो ये सारी जो बीमारियां आपने शायद 2 साल में अचानक से नहीं सुनी, अब ये वापस आ रही है। पर ये हमारे लिए बहुत ही कॉमन एंड सीजनल वायरल डिजीजेस होती हैं, डॉक्टर काफी देखते हैं। तो आपको शायद ये वाली डिजीजेस इस बार ज्यादा दिखें, क्योंकि बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स कम था, 2 साल घर पे बैठे हुए थे और अचानक से अब वो सारे एक साथ स्कूल में मिले हैं और ये फैलेगा। तो इसलिए बच्चों में कॉमन है, क्योंकि इम्यून रिस्पॉन्स अभी उनका इतना डेवलप नहीं हुआ है।
एंड जैसे मैंने पहले बोला, अगर ये आपको बीमारी आपके डॉक्टर अडल्ट में डायग्नोज करते हैं तो आपको अंडरलाइंग HIV और इम्यून सिस्टम की चेक करवानी चाहिए, बिकॉज आपका एज एन अडल्ट इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर रहेगा, इसलिए वायरल ने इन्फेक्ट किया है। तो हम ये चिकन पॉक्स, हैंड फुट एंड माउथ डिजीज, मम्स, ये सारे बच्चों में इसलिए ज्यादातर देखे जाते हैं। जी जी डॉक्टर साहब, तो क्या इस बीमारी को छुआछूत की बीमारी समझा जा सकता है? कंटेजियस भी ये होती है? अगर थोड़े से भी लक्षण इसके दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए क्या डॉक्टर मेखला? जिस बच्चे को इन्फेक्शन है उसको आइसोलेशन रेकमेंड किया जाता है, तो 1 हफ्ते को हम बोलेंगे कि आप स्कूल ना भेजिए, क्योंकि जैसे चिकन पॉक्स में भी होता है, आप बच्चे को घर पे रखते हैं, आइसोलेशन में रखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये जो ब्लिस्टर्स होते हैं उसमें जो पस होता है ये आराम से फैल सकता है शुरुआत के 2-3 दिन तक, जब तक इनकी क्रस्टिंग नहीं होती है। तो दैट इज वन क्राइटेरिया कि आप उनको बच्चों को वापस तब भेजेंगे जब आपकी क्रस्टिंग हो जाए, मतलब कि वो सूख चुका है आपका जो रीजन था। तो हाँ, तब तक बच्चा घर पे बैठना चाहिए ताकि दूसरे बच्चों को ये स्प्रेड ना हो। जी जी डॉक्टर नरेश चावला, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात कर रहे थे, हाइजीन की बात कर रहे थे, तो किस तरीके से बच्चों में खान पान को रखना चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियों से बचा जा सके? कैसी लाइफस्टाइल एक स्वस्थ बच्चे की होनी चाहिए ताकि इस तरह की बीमारियां उसे छू ना पाए? देखिए, मैं पहले भी कई बार कहता आया हूँ आपके चैनल पे भी, इसी आजकल के जो बच्चे हैं उनका दिमाग बहुत ही इम्प्रेशनिस्ट होता है, वो टीवी एड से ज्यादा इम्प्रेस करते हैं। उनको नूडल्स और ये मोमोज और बर्गर ज्यादा पसंद आएंगे, उनको सिंपल दाल रोटी पसंद नहीं आएगी। तो ऑल ओवर द पेरेंट्स, मैं हमेशा पेरेंट्स को कहूंगा, काइंडली एनकरेज हेल्दी होममेड फ्रेश मील्स विच शुड कंटेन एवरीथिंग। एग हो, दाल हो, रोटी हो, सब्जी हो, सैलड हो। दिस इज फार मोर हेल्दियर देन बच्चे को तो उसकी मर्जी चले बच्चे की, तो वो कभी हेल्दी खाना खाए ही ना। तो इट इज द पेरेंट्स विश जो चलनी चाहिए कि कभी कभी उनके फन के लिए उनको कुछ जंक फूड कम से कम दिया जाए, बट एज ए रेगुलर ऑलवेज एनकरेज ए बैलेंस्ड हेल्दी होममेड फ्रेश, वेजिटेरियन हो या नॉन वेज हो, वो एनकरेज कीजिएगा। उससे बच्चे की इम्यूनिटी भी अच्छी होगी और बच्चे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जी जी तो इस बीमारी से बचने के लिए क्या अस्पतालों में भी खास इंतजाम किए जाने चाहिए? क्योंकि जैसे कि केसेस इसके बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्या ऐसी कुछ व्यवस्था की जरूरत है? जैसा कि पहले कहा गया है, इट इज ए माइल्ड डिसीज। हॉस्पिटल में या ICU का कोई मतलब नहीं है। इट इज ए सिंपल डिसीज विद सिंपल सिम्टम्स, माइल्ड सिम्टम्स, जो कि मोस्टली 5 to 7 डेज में खत्म होते हैं। एज ऑन रिकॉर्ड देयर इज नथिंग नोन कि कोई केस बिगड़ता हो। तो अभी तक ऐसे हॉस्पिटल्स की हमें तो ऐसी स्पेशल वार्ड वगैरह की तैयारी करने की जरूरत नहीं है। जी जी तो खुद ही आप इसको बेहतर तरीके से लड़ सकते हैं इस बीमारी से, अगर आप अपने हाइजीन पर ध्यान रखें, अपनी सेहत पर ध्यान रखें और एक बेहतर लाइफस्टाइल आप बना के चलें। और एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, काफी डॉक्टर्स ये बात कहते हैं। योग को लेकर भी काफी डॉक्टर्स कहते हैं करना चाहिए बच्चों को शुरुआत से ही। डॉक्टर मेखला, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे तमाम लोगों को जो लोग डर रहे हैं इस बीमारी से? जैसे कि आपने बताया इतनी जानलेवा बीमारी नहीं है, इतना बड़ा जोखिम नहीं है, थोड़े से ट्रीटमेंट के बाद इसे ठीक किया जा सकता है, तो हमारे दर्शकों को आप क्या सलाह देंगे इसको लेकर? देखिए, इसमें आप इसको 2-3 एस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इनका जो बच्चों का खाना पीना है, प्रोसेस फूड से दूर रखें। इनकी इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ाने के लिए जैसे उन्होंने मेंशन किया कि आप हेल्दी फूड, फ्रेश फूड दो। अभी एक स्टडी आई है जिसमें प्रोसेस फूड वर्सेस फ्रेश फूड में बच्चों को देखा गया कि उनको ज्यादा वायलेंट बिहेवियर था, इम्यून रिस्पॉन्स कम था, उनकी हाइपर एक्टिविटी ज्यादा थी। जी, कहा जा सकता है कि इम्यून सिस्टम बच्चों का बढ़ाया जाना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे इस खास पेशकश में जुड़ने के